जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आयोनिक कंपाउंड इसका और एक नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, आप समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलें कि एक मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। यानी आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें एक मेटल है, इसमें एक नॉन मेटल है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ETC। ठीक है, अब समझते हैं कि आयनिक कंपाउंड बनने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। देखिए, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, तो होता क्या है, मेटल से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, नॉन मेटल में। मेटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नॉन मेटल में। यानी यहां पर हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, है ना। और उससे जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है कहाँ, मेटल से नॉन मेटल में। यानी ये क्या है, देने वाला, इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है ना। मेटल क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल होता है। ठीक है, और नॉन मेटल क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना। वो कौन होता है, नॉन मेटल होता है ना। इससे करने से क्या होगा, मेटल में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल चल जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बन जाए आपका, ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है, और ये बन जाएगा नेगेटिव आयन, ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। ठीक है, और यहां पर एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। इन दो आयनों के बीच में एगो अट्रैक्शन फोर्स लगता है जो काफी क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उस अट्रैक्शन फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ जाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। उसी को बोला जाता है क्या, आयोनिक कंपाउंड, है ना। अब इस पूरा प्रोसेस को हम लोग कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। स्टूडेंट, हम लोग आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है उसके पूरा प्रोसेस को हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिया गया है सोडियम क्लोराइड का, है ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें से जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या, एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, और आपको बताए थे कि आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल होता है और एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है। इसमें से सोडियम आपका क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। ठीक है, यानी और इसका अब सेल का बात करें तो इसका सेल होता है, यहाँ क्या सेल है, 3 KLM। ठीक है, और लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है उसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जिसके लास्ट सेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 1 2 3 रहेगा, कितना रहेगा, 1 या 2 या 3, है ना, उसको बोलेंगे मेटल। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। इसका सेल का बात करें तो KLM, ठीक है। लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 7, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना 3 से ज़्यादा रहेगा, 3 से ज़्यादा रहेगा, उसको बोलेंगे आपका नॉन मेटल, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। आपको इतना समझ में आ गया। अब स्टूडेंट ये दोनों एटम जो है ये ऑक्टेट रूल के नियम को फॉलो करेगा। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल, ठीक है। इस रूल में क्या होता है ना, ये एटम चाहेगा कि मेरे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये भी एटम चाहेगा कि मेरे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो ये क्या करेगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ लॉस करेगा, ठीक है। और ये एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। जिसके चलते क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका 288, यानी इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी इस पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका क्या, आयन। क्या बन जाएगा, ये सब आयन बन जाएगा, ठीक है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोला जाता है कैटायन, है ना, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको बोला जाता है एनायन। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में वो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फोर्स के चलते ये दोनों आपस में जुड़ के बन जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। समझ में आया। और देख लीजिए, यदि ये प्लस माइनस जो है ना उसको सिर्फ चार्ज पढ़ेंगे, और यही चार्ज किसी एटम के ऊपर में है ना, तो वो बन जाएगा आपका आयन। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, इसका फॉर्मेशन को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। इसको कैसे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। आप डॉट से भी दिखा सकते हैं या क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, 2 2 4 6 7, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देगा, है ना, जिसके चलते यहां पर हो जाएगा आपका प्लस चार्ज, और इस पर आ जाएगा आपका क्या, माइनस चार्ज, ठीक है। इस पर आ जाएगा का माइनस चार्ज, ठीक है। और प्लस और माइनस के बीच में यहां पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की हेल्प से ये दोनों आपस में जुड़ के बना देगा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसी के चलते आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड और हार्ड होते हैं। समझ में आ गया है। अब सेकेंड पॉइंट, देज कंपाउंड्स आर ब्रिटल, है ना, मतलब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब उसको प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। अब आते हैं इसका कारण का। जैसे ही आयनिक कंपाउंड के ऊपर में प्रेशर लगाते हैं
तो उससे क्या हो जाएगा, जो लाइक चार्ज होगा वो आपस में काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जिसके चलते वहाँ एक रिपल्सन फोर्स लगता है, जिसके चलते वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड का बात करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मतलब आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी क्या स्ट्रॉन्ग है। तो जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपको हिट देना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, वहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कमज़ोर हो जाए। समझ में आया? तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में यदि हम लोग घोल देंगे, है ना, तो ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। ठीक है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, उसमें पास करने देगा। समझ में आया? यानी आयनिक कंपाउंड को वाटर में हम लोग उसको डिजोल्व करेंगे और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पास होगा, क्योंकि वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके चलते वहाँ आयन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ आराम से क्या होता है, वहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, मतलब वाटर का काम क्या है, वहां के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देना, जिसके चलते आयन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। दे आर इनसोल्यूबल इन केरोसिन पेट्रोल, मतलब आयनिक कंपाउंड को, है ना, यदि हम लोग केरोसिन या पेट्रोल में डाल देंगे तो ये डिजोल्व नहीं होगा, मतलब घुलेगा नहीं, नॉट सोल्यूबल। ठीक है, अब सिक्स पॉइंट में आते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, है ना, मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। क्यों पास नहीं होने देते हैं? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो उसका जो आयन है ना वो वहीं पर रहेगा, वो चूंकि वो फ्री नहीं है। फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि वो दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते आयन वहां फ्री नहीं होता है और जिसके चलते वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होता नहीं है। ठीक है, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी पास होता नहीं है। ठीक है, अब 7 पॉइंट में आते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, मतलब यदि हम लोग आयनिक कंपाउंड को गला देते हैं, है ना, तो गलाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है, जिसके चलते आयन फ्री हो जाते हैं और फ्री होने से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, यानी आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इसका कारण यह है कि मोल्टेन स्टेट में जो होता है ना, मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, और कम होने से आयन फ्री हो जाते हैं, और आयन फ्री होने से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, क्योंकि आयन क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और आयन मूव करना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा।